कहानी की शुरुआत एक पति पत्नी जेसन और बेथ से होती है। वे देखते हैं कि उनके पड़ोसी घबराकर अपना सामान समेट रहे हैं और तेजी से अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। दोनों हैरान होकर बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि पूरी गली में अफरा तफरी मची हुई है, मानो दुनिया खत्म होने वाली हो। जेसन को समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन एहतियात के तौर पर वह अपनी पत्नी और बेटी को लेकर शहर छोड़ने निकल पड़ता है। रास्ते में वे देखते हैं कि जो पड़ोसी कुछ देर पहले भाग रहे थे वही अब वापस लौट रहे हैं। तभी सड़क पर भारी ट्रैफिक लग जाता है। कुछ ही देर में सेना पूरे इलाके को घेर लेती है। हेलीकॉप्टरों से घोषणा होती है कि शहर में एक बेहद खतरनाक वायरस फैल चुका है और सभी लोगों को तुरंत अपने घर लौटने का आदेश दिया जाता है। उसी समय आसमान से एक विशाल पत्थर जैसी चीज गिरती है और उसके तुरंत बाद लड़ाकू विमान शहर पर बम बरसाना शुरू कर देते हैं। बेथ समझ जाती है कि अगर वे सरकार की बात मानकर घर लौट जाते तो शायद अब तक मारे जा चुके होते। जल्द ही उन्हें एहसास हो जाता है कि सेना लोगों को बचाने नहीं बल्कि उन्हें खत्म करने आई है ताकि वायरस आगे न फैले। भागते भागते बेथ को पहाड़ी पर एक स्कूल दिखाई देता है। वह अपने परिवार को वहीं बने एक भूमिगत बंकर की ओर ले जाती है। बमों के धमाकों से बचते हुए वे किसी तरह अंदर पहुंच जाते हैं। बंकर में कई पुराने डिब्बाबंद खाने के डिब्बे पड़े होते हैं जिनसे कुछ समय तक गुजारा किया जा सकता था, लेकिन बंकर का दरवाज़ा बंद करते समय बेथ के हाथ में गहरा कट लग जाता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं वह पहले ही संक्रमित तो नहीं हो चुकी। अब उनका जीवन पूरी तरह उस अंधेरे बंकर तक सीमित हो जाता है। रोज़ वही बासी डिब्बाबंद खाना, कुएं का गंदा पानी और दुनिया से पूरी तरह कटे रहने की मजबूरी। समय बिताने के लिए वे ताश खेलते हैं, लुका छिपी खेलते हैं और अपनी बेटी को हिम्मत देते हैं। एक दिन बेटी पूछती है, पापा हम यहाँ से कब बाहर जाएंगे? लेकिन जेसन के पास कोई जवाब नहीं होता। वह बस कहता है, जब वायरस खत्म हो जाएगा और दुनिया फिर से सामान्य हो जाएगी। दिन बीतते बीतते यह इंतज़ार 300 दिनों तक पहुंच जाता है। उनकी बेटी वेंटिलेशन पाइप से लगे छोटे से शीशे में बाहर झांकती रहती है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ राख से ढकी हुई वीरान और सुनसान दुनिया ही दिखाई देती है। धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि शायद इस दुनिया में अब सिर्फ वही 3 लोग ही जिंदा बचे हैं। एक दिन उन्हें पता चलता है कि उनके खाने के कई डिब्बे खाली हो चुके हैं। किसी ने पीछे छोटा सा छेद करके खाना चुरा लिया था। बेथ समझ जाती है कि यह काम चूहों का है। जेसन अपनी बेटी को दिलासा देता है कि अगर खाना खत्म हो गया तो वह बाहर जाकर और भोजन ले आएगा। रात में एक चूहा फिर से खाना चुराने आता है। जेसन उसे मारने के लिए चाकू निकालता है, लेकिन चूहा भागते हुए तेल का जलता हुआ लैंप गिरा देता है। देखते ही देखते पूरे बंकर में आग लग जाती है। बेथ पर्दा फाड़कर आग बुझाने की कोशिश करती है, जबकि जेसन पानी डालता है। काफ़ी मशक्कत के बाद वे आग पर काबू पा लेते हैं, लेकिन धुआं वेंटिलेशन पाइप से बाहर निकल चुका होता है। उन्हें डर लगता है कि कहीं किसी ने उनका ठिकाना देख न लिया हो। अगली सुबह जेसन और बेथ बाहर निकलकर बंकर के दरवाजे को मिट्टी और राख से छिपाने लगते हैं। इसी दौरान उनकी बेटी शीशे से बाहर देखती है और जंगल में एक काली परछाई को उनकी ओर आते हुए देख लेती है। वह जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन उसके माता पिता इतनी दूर होते हैं कि उसकी आवाज़ नहीं सुन पाते। डर के मारे वह खुद बाहर भाग जाती है, लेकिन बाहर पहुंचते ही उसके माता पिता गायब मिलते हैं। तभी अचानक 2 हाथ उसे पकड़ लेते हैं। वे जेसन और बेथ ही होते हैं, जो जल्दी से उसे वापस बंकर में ले जाते हैं। अंदर पहुंचकर जेसन दरवाजे को और मजबूती से बंद कर देता है। फिर वह ज़मीन पर कान लगाकर सुनता है। ऊपर किसी के भारी कदमों की आवाज़ आ रही होती है। कोई उनकी तलाश कर रहा था। कुछ देर बाद कोई ताकतवर चीज़ बनकर के लोहे के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर देती है। बेथ पूरी ताकत लगाकर दरवाज़ा दबाकर रखती है, लेकिन धीरे धीरे वह खुलने लगता है। तभी दरार से 2 चमकती हुई हरी आंखें दिखाई देती हैं। उसी पल जेसन एक लोहे की पाइप दरवाजे में फंसाकर उसे दोबारा बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद बाहर की आवाज़ें शांत हो जाती हैं, लेकिन अब उन्हें यकीन हो जाता है कि बाहर सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि भयानक राक्षस जैसे जीव भी मौजूद हैं। कुछ समय बाद उन जीवों का पूरा झुंड बंकर पर हमला कर देता है। इस बार लोहे का दरवाज़ा टूट जाता है और अनगिनत चमकती आंखें अंधेरे बंकर में घुसने लगती हैं। जेसन तेल का लैंप उनकी तरफ फेंक देता है और एक अलमारी से रास्ता रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह ज़्यादा देर नहीं टिकती। तभी उनकी बेटी ज़मीन में बने एक पुराने पाइप को देखती है। जेसन उसे तोड़कर अपनी पत्नी और बेटी को उसमें धकेल देता है, लेकिन जब वह खुद अंदर घुसने की कोशिश करता है तो उसका शरीर फंस जाता है। मजबूरी में वह अपना कंधा खुद ही उखाड़ देता है ताकि उस तंग रास्ते से निकल सके। तभी एक विशाल पंजा उसे पकड़ लेता है। जेसन चिल्लाकर बेथ से कहता है कि वह उनकी बेटी को बचाकर ले जाए। बेथ रोते हुए अपनी बेटी के साथ सुरंग में भाग जाती है, जबकि जेसन पीछे उन राक्षसों से लड़ते हुए अपनी जान की बाजी लगा देता है। सुरंग से बाहर निकलते ही सेना का हेलीकॉप्टर उन्हें देख लेता है। एक बड़ा जाल गिराकर दोनों को पकड़ लिया जाता है।
तभी वे देखते हैं कि जिन लोगों को वे अब तक राक्षस समझ रहे थे वे असल में हेजमेट सूट पहने सैनिक थे। उनके सूट और हरे चमकते चश्मों की वजह से वे राक्षस जैसे दिखाई देते थे। सैनिक दोनों के शरीर में इंजेक्शन लगाते हैं। उनके शरीर से काला खून निकलता है और कमांडर तुरंत घोषणा कर देता है कि माँ बेटी संक्रमित हैं और उन्हें गोली मार दी जाए। पता चलता है कि वायरस हवा के जरिए फैलता है और सेना पूरे शहर के संक्रमित लोगों को बिना किसी दया के खत्म कर रही है। तभी अचानक एक सैनिक की गर्दन कट जाती है। ये जेसन होता है जो अब वायरस की वजह से बदल चुका है। उसकी आंखें लाल हो चुकी हैं और उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। वह अकेले कई सैनिकों से लड़ता है लेकिन आखिरकार गोलियों की बौछार में गिर पड़ता है। उसकी कुर्बानी की वजह से बेथ और उसकी बेटी भाग निकलने में सफल हो जाती हैं। भागते भागते बेथ खुद भी पूरी तरह बदलने लगती है। वह कई सैनिकों को मार देती है लेकिन अंत में गंभीर रूप से घायल होकर गिर जाती है। ये देखकर उनकी बेटी भी गुस्से में राक्षस का रूप लेने लगती है। तभी बेथ उसे रोक लेती है। वह नहीं चाहती कि उसकी बेटी भी पूरी तरह इंसानियत खो दे। बेटी धीरे धीरे शांत हो जाती है लेकिन जिस सैनिक पर उसने हमला किया था उसका सूट फट चुका होता है और अब वह भी वायरस से संक्रमित हो जाता है। मरने से पहले जेसन अपनी बेटी को आखिरी बार प्यार से देखता है, मुस्कुराकर उसे अलविदा कहता है और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। अंत में बेथ अपनी बेटी को लेकर एक गुप्त सुरंग के रास्ते भागती है। वहां उन्हें उनका पुराना पड़ोसी लड़का मिलता है जो उन्हें एक छिपे हुए तहखाने में ले जाता है। वहां बहुत सारे जीवित लोग छिपकर रह रहे होते हैं। वे सभी वर्षों से चूहों की तरह जमीन के नीचे रहने को मजबूर थे। कहानी के अंत में सबसे बड़ा सच सामने आता है, जिन्हें जेसन का परिवार पूरी फिल्म में राक्षस समझता रहा वे वास्तव में सैनिक थे। और जिन लोगों को सेना राक्षस समझकर मार रही थी वे वायरस से संक्रमित इंसान थे। जेसन, बेथ और उनकी बेटी शुरू से ही संक्रमित थे, इसलिए वे अपनी बेटी को बार बार समझाते थे कि कभी भी अपना गुस्सा मत खोना, क्योंकि जैसे ही वे अपना आपा खोते वायरस उन पर पूरी तरह हावी हो जाता और वे सचमुच राक्षस जैसे बन जाते।